Hello and welcome to my YouTube channel Nankinomics. I am Nanki Baveja, your faculty for economy, helping you out throughout your journey to ace a very tough examination when we talk about India as a country, which is UPSC Civil Services Examination. Before we move forward, I would want to apologize in advance that Economy Weekly इस बार काफ़ी डिले हो गया अपने शेड्यूल से बिकॉज आई वॉज अंडर द वेदर एंड विद अ वेरी सोर थ्रोट जो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा टू स्पीक continuously even if it comes to talking say 5 or 10 minutes straight. Forget about taking a class of an hour or so. Students, before I move forward, I would want to highlight one more information, which is इस बार मैं आपको वर्कशीट नहीं दे पाऊँगी because my health was not permitting to put in so much hours on working on the screen. Along with that, students, I am really hoping and assuming कि आप जो ये वाला टाइम है that is from September to the end of December इसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने ये वाला जो टाइम है इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट इन मेंस. आई एम अज्यूमिंग कि आप प्रीलिम्स को टैकल कर लोगे, क्योंकि यूजुअली जनवरी ऑनवर्ड्स एक वो साइकी जो होती है, एक माहौल होता है, वो प्रीलिम्स की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हो जाता है. तो आप ये मान कर चलो कि जनवरी एंड स्पेशली उसके बाद आप नहीं टाइम डेडिकेट कर पाओगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन को. तो ये जो टाइम है अगले 3 महीने जो कंप्लीट है हमारे पास, एंड देर आर सम डेज लेफ्ट इन सेप्टेम्बर ऑल्सो, इसको आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करने में, अपने मेंस के ऊपर पकड़ बनाने में डेडिकेट करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में डेडिकेट करोगे, करना चाहिए. कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो डेफिनेटली यू नो वेयर टू रीच मी आउट. यू कैन रीच मी आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ इकनॉमिक्स विद नानकी. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, विच इज़ अगेन द हैंडल इज़ बाई द नेम ऑफ नानकीनॉमिक्स. बट इस टाइम को प्लीज़ ऐसे ही मत जाने दीजिएगा कि प्रीलिम्स के टेस्ट कर रहे हो, बीच बीच में कॉन्फिडेंस के लिए हाँ ठीक है कर रहे हो, देन इट इज़ वेल एंड फाइन. बट अगर आप सारा फोकस आपका प्रीलिम्स निकालने पे है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस बैटल इज़ जस्ट नॉट अबाउट क्लियरिंग प्रीलिम्स ओनली बट ऑल्सो द एंटायर एग्जाम साइकिल, राइट? चलिए, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. We will quickly start with the topics that we will be dealing with this week. So as you can see on the screen, there are somewhere around 6 topics, which is the first one being AI and Viksit Bharat. Recently अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कि AI का क्या रोल हो सकता है इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने में. विकसित भारत इज वॉट? इट इज़ द ऑब्जेक्टिव विच हैज़ बीन डिफाइंड बाय द रीसेंट गवर्नमेंट दैट बाय 2047 इंडिया का अमृतकाल होगा. इंडिया जो है डेवलप कंट्री का स्टेटस इट शुड अचीव. वाई 2047? बिकॉज बाय दैट टाइम वी विल बी मार्किंग आर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उस विकसित भारत का जो प्रोग्रेस है, वो जो रास्ता है, उसमें AI कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट? अलॉन्ग विद दैट इसी से मिलती जुलती एक और न्यूज़ है. सो बेसिकली क्या है, हम एक थीम को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट अगर आप देखोगे कि जस्ट आफ्टर AI एंड विकसित भारत वो न्यूज़ मेंशन्ड है. मैं क्यों यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ? आप कहोगे मैम क्यों इंडेक्स के बारे में इतना डिटेल में बात कर रहे हो? इससे आपको समझ आएगी कोई एक ब्रॉडर थीम कैसे कैप्चर करनी है. क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो पढ़ोगे, WTO पब्लिश करता है, ट्रेड को कौन देखता है? देयर इज ओनली वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, विच इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उनकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट. उन्होंने भी इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि हाउ कैन AI कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल ट्रेड, हाउ इट कैन बेसिकली स्मूदन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर. तो हमारे सामने एक थीम निकल के आ रही है. मतलब अगले साल के मेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसमें क्वेश्चन हो द रोल ऑफ AI, नॉट इफ विकसित भारत एग्जैक्टली, इट कुड बी मे बी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कैसे हेल्प कर सकता है AI. एंड ये साइंस एंड टेक में नहीं आएगा, ये आपके इकोनॉमी सेक्शन में आएगा, GS3 में. तो GS3 में साइंस एंड टेक भी है एंड देयर इज इकोनॉमी ऑल्सो, राइट? तो वहाँ पे नॉट अंडर द साइंस एंड टेक बट
in the economy section, a question can be asked that how AI can help in inclusive growth or can help in the development or growth of the different sectors of economy. तो इसलिए हम AI and विकसित भारत जो रिपोर्ट है उसके की टेक अवेज एंड इसको हम बेसिकली डिटेल में कवर करेंगे एंड वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट में जो की पॉइंट्स जो की टेक अवे हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को सप्लीमेंट करने में, उस बारे में बात करेंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर, राइट? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ AI इन विकसित भारत. क्यों AI इन विकसित भारत की बात कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग की रिपोर्ट आई है दैट हाउ AI कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. अब आप कहोगे कि मैम इसको सिलेबस में कहाँ मैप करें, बिकॉज इट साउंड्स मोर ऑफ साइंस एंड टेक वाला टॉपिक. नहीं, आप ये देखो ना, AI को किससे कनेक्ट करा है? AI को नीति आयोग ने ग्रोथ से कनेक्ट करा है. तो अगर आप मेंस के सिलेबस को पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक टॉपिक होता है ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट. तो सिलेबस मैपिंग में आप इसको वहाँ पे डाल सकते हो, राइट? तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी. अगेन हमें याद हो गया क्योंकि मैं इतनी बार दोहरा चुकी हूँ दैट इट इज़ बीइंग रिसेंटली रिलीज बाय नीति आयोग. ऑल्सो आपको लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी आज कम आ रही है, मैम ज़ोर से नहीं बोल रही है, बिकॉज अगेन द रीजन्स रिमेन स्टिल द सेम, दैट माई थ्रोट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्पीक इन माई यूजुअल स्टाइल. तो नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज़ करी, ठीक है. बेसिकली एम क्या है, इस पूरी रिपोर्ट का सार क्या है? सार या समरी इज़ कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हेल्प कर सकता है इंडिया को एक डेवलप नेशन बनने में, ठीक है. रिपोर्ट में कुछ नंबर्स भी मेंशन्ड है कि अगर इंडिया AI को प्रॉपरली यूज़ करता है ना, तो इंडिया कैन ऐड 500 to 600 बिलियन US डॉलर्स टू इट्स GDP. व्हाट इज़ GDP? GDP हमें पता है कि कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं बाय 3 डिफरेंट सेक्टर्स विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनको उनकी वैल्यू को ऐड कर दो तो हमारा GDP आ जाता है. तो अगर हम AI को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, हम कौन, मतलब इंडिया एज अ कंट्री उसको डिफरेंट सेक्टर्स में इंटीग्रेट करता है, देन इट कैन इफेक्टिवली ऐड 500 से 600 बिलियन US डॉलर्स टू द GDP. एंड किसी भी कंट्री की ग्रोथ को मापने का सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका क्या है कि भाई कंट्री की GDP क्या है, राइट? उसी बेसिस पे तो हम कंट्री को रैंकिंग देते हैं. रिसेंटली इंडिया 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना था, तब बहुत बातें हुई थी कि हमने जापान को सरपास तो कर दिया है, लेकिन क्या हम असल मायने में विकसित हैं? नहीं हैं. क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, राइट? याद आ रही है बातें कि GDP क्या होता है, ग्रोथ कैसे नापते हैं, वो वाली बात. चलो, अब हमको क्या देखना है, नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बोला कि इस बार बिकॉज ऑफ माई पुअर हेल्थ आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वर्कशीट, तो इस बार जो क्वेश्चन है मेंस का वो अपन क्लास में ही देखेंगे एंड इसके डिफरेंट डायमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन सेज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी अ की ड्राइवर of India's ambition to become a developed economy by 2047, but its benefit will not be automatic. Discuss. अब ये उन बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं. अब रिपोर्ट पूरी पढ़ने बैठे थे तो कितनी सारी रिपोर्ट्स आती है, नहीं. एंड दैट इज़ वेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी वीकली कम्स इन टू पिक्चर. अगर आपने देखा है तो आपको ये कहीं से भी कैसे भी घुमा के AI और इंक्लूसिव ग्रोथ को AI या सेक्टोरल ग्रोथ को या उसके चैलेंजेस को पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर विदाउट इवन रीडिंग द एग्जैक्ट रिपोर्ट. वाई? बिकॉज आई एम हेयर टू बेसिकली रीड द रिपोर्ट एंड ब्रिंग फॉरवर्ड द क्रक्स ऑफ द रिपोर्ट. तो AI क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. AI कैन बी ड्राइवर ऑफ इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ डेवलप इकोनॉमी बाय 2047. अब ये हो गया डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन. डिमांड 2 क्या कह रहा है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होंगे, मतलब कोई चैलेंजेस तो होंगे. तो यहाँ पे हमको इसके चैलेंजेस को सब्सटैंशिएट करना होगा. अब जब हम डिमांड 1 को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, मतलब आंसर में इसको कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. किस पॉइंट से? बाय कोटिंग द डेटा विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द नीति आयोग, कि अगर AI को इंडिया इफेक्टिवली यूज़ करता है तो क्या होगा, इट कैन ईजिली ऐड US 500 to 600 बिलियन डॉलर्स टू इट्स GDP, एंड दैट इज विद विच
you can start your answer, because it will help in substantiating the demand. One of the question which says कि artificial intelligence can become key driver. हाँ हाँ, हमें पता है ना, क्यों? क्योंकि हमने नीति आयोग की रिपोर्ट में डेटा पढ़ा था, वहाँ पे भी उन्होंने यही लिखा है कि हाँ भाई, इट कैन ड्राइव द इंडियन इकोनॉमी बाय एडिंग $500-600 billion टू द GDP ऑफ द कंट्री. बात खत्म. इतना कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं है, सही टाइम पे सही चीज़ें पता होनी चाहिए. अच्छा चलो अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है. जो बच्चे बिल्कुल नाइव है, नई प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तो ये वर्ड कॉमनली यूज़ तो होता है हमारे आसपास, लेकिन शायद कभी हमने इस पर बहुत ज़्यादा गौर ना फरमाया हो. तो इकोनॉमी वीकली इसलिए तो है. सो AI इज़ बेसिकली हम मशीन्स एंड कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं टू डू द टास्क विच नॉर्मली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस. ठीक है ना. मतलब आप ये मान लो कि हमने मशीन्स जो है ना, उसमें ह्यूमन की इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि ह्यूमन्स की इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया है, ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं किया है. दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर यूजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट ह्यूमन में से इंटेलिजेंस उठाया और उसको मशीन में डाल दिया. एंड बिकॉज मशीन्स आर नॉट नेचुरल लिविंग बींग्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे हम ये जो टूल्स यूज़ करते हैं, चैट GPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, हम मैप्स को यूज़ करते हैं गूगल के टू सी कि अगर हमको पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रैवल करना है, राइट, पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रैवल करना है, तो हमें कौन से पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, एंड एक एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा ट्रैवल का फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. एंड दिस इज़ व्हाट ऑल ऑफ दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली. क्यों? क्योंकि हमने मशीन में ह्यूमन की इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया है. अब किस तरीके से AI जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको डिफरेंट डायमेंशन सब हेडिंग्स के साथ पढ़ेंगे कि किस तरीके से AI इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से AI कंट्रीब्यूट कर सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ को भी. क्योंकि टाइम एंड अगेन अगर आप डिबेट्स देखोगे, आप एडिटोरियल्स देखोगे, आप मेरी क्लास अटेंड करोगे, तो हमेशा एक ही स्टैंस फिक्स्ड रहता है कि इंडिया जब तक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता जब तक हम सारे सेक्टर्स, सारे स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी को डेवलप या ग्रो ना करने का मौका दे. सिर्फ टॉप सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या इकोनॉमी अगर ग्रो कर जाती है, नीचे वाली अभी भी अनडेवलप्ड रहती है या लीस्ट डेवलप रहती है, वी कैन नॉट अचीव दैट गोल ऑफ 2047. उसके लिए हर एक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड गेट डेवलप्ड. तो इसलिए AI का कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में? भाई वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट रेशियो. कंफ्यूज मत करना, दिस इज़ नॉट प्रोडक्शन लेवल कि आज मैंने कितने चैप्टर्स पढ़े पूरे दिन में. ठीक है, वो आप बोलो 6 चैप्टर 7 चैप्टर, नहीं. प्रोडक्टिविटी क्या रही? आपने कितने आवर्स का इनपुट डाला, इनपुट आउटपुट रेशियो ना, कितने घंटे आपने डाले एंड उससे कितना आउटपुट जनरेट हुआ. सो इफ़ आई से कि आई हैव डेडिकेटेड 8 hours टुडे बट आई वॉज एबल टू कंप्लीट 10 chapters in 8 hours. सो दैट इज़ वॉट योर प्रोडक्टिविटी इज़. तो AI से प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? लेट्स से आपको अपने क्लास नोट्स बना रहे हैं, पहले आप हाथ से बनाते थे, देन मशीन आई, यू कैन जस्ट टाइप इट, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, एंड नाउ आप टॉपिक डालो, आप प्रॉम्प्ट डालो, जो हमारे चैट बॉक्सेस हैं, एंड यू कैन ईजिली गेट द नोट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विद एडिटोरियल्स इंटीग्रेटेड. ठीक है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ना. हो सकता है अब 8 घंटे में मैं 10 की जगह 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ, प्लस इट इज़ हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग माई एफिशिएंसी ऑल्सो, राइट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. एग्जाम्पल जितना अपने क्लोज एनवायरनमेंट से उठाओगे उतना ईजी होगा, एंड तभी मैंने एक स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल दिया. ठीक है, नीति आयोग ने कोट किया था, क्या था कि अगर हम AI इंटीग्रेट करते हैं तो याद मेरे को क्लास में कर लेना डेटा, 500 से 600 बिलियन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा GDP को, इफ़ वी आर एबल टू यूज़ इट इफेक्टिवली.
एग्जाम्पल, ठीक है, कि एआई को अगर हम यूज़ करें तो मशीन ब्रेकडाउन्स को फैक्ट्री में पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है, जिससे फैक्ट्रीज क्या कर सकती हैं, पहले ही प्रिडिक्ट कर सकती हैं, पहले ही उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन कि हाँ ये जो मशीन है वो ख़राब होने वाली है, प्रॉब्ली इसका जो इंजन है, जो इसकी मशीनरी है वो ब्रेक होने वाली है, वी कैन अरेंज एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू इट सो दैट इट डज नॉट हैम्पर आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, एफिशिएंसी इम्प्रूव। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है। AI has this potential to reach far-flung areas, राइट? जैसे हम कहते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ यूजुअली अर्बन सिटीज़ के अराउंड ही सेंटर्ड होती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ AI वी कैन डिलीवर द मेडिकल सर्विसेज और कंसल्टेंसी इन द फार फ्लंग एरिया और फार फेच्ड एरियाज ऑल्सो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एजुकेशन, एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अडेप्टिव लर्निंग, ठीक है ना, विच इज़ मोर टेलर मेड और कस्टमाइज्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग समवन, ठीक है, और इम्पार्टिंग स्किल्स एंड एजुकेशन टू समवन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द एजुकेशन, ठीक है। पर्सनलाइज कर सकते हो आजकल आप चीज़ें। फूड ऑर्डर्स भी आप देखोगे, अगर आप ने कभी जोमेटो स्विगी यूज़ किया होगा तो आप देखोगे कि आपके प्रीवियस ऑर्डर्स के बेसिस पे वो आपको सजेशंस भेजना चालू कर देता है। जैसे ही कभी बारिश होएगी, थोड़े चाय पकौड़े हो जाए, रात को खाने के बाद दे विल सेंड यू अ पॉपअप रिमाइंडिंग यू कि आप हाँ यूजुअली डेजर्ट्स खाते हो, मीठा खाते हो, तो एक मैसेज आ जाएगा। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ पर्सनलाइजेशन। दैट इज़ नाउ पॉसिबल इन एजुकेशन ऑल्सो, राइट। देन फाइनेंस की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो ये AI वहाँ पे कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। AI ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है आपको, स्टॉक मार्केट्स की। AI आपको इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्विकली एंड नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू the market of the financial market of India, but you can use AI to get information of the other markets as well. When we talk about credit scoring, अभी क्या होता है, humans जैसे क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली ह्यूमंस ही तो क्रेडिट रेटिंग असाइन कर रहे हैं, ठीक है, टू डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और टू द सॉवरेन अथॉरिटीज़ ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। तो हो सकता है वहाँ पे एक बायसनेस आ जाए बिकॉज ह्यूमन इज़ इन्वॉल्व, बट विद इंटीग्रेशन ऑफ AI वो जो बायसनेस वाला एलिमेंट है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे ये जो रेटिंग्स हैं वो और ज़्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकती है। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द बोरोवर्स विच वर काइंड ऑफ victim to, probably we can say, the biasness of these institutions, ठीक है। बट इसके साथ रिस्क क्या है? हम कह तो रहे हैं कि AI कैन सर्टेनली हेल्प इन इंक्लूसिव ग्रोथ, लेकिन इसके साथ रिस्क क्या है कि इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है अभी भी बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल डिवाइड? दैट दोज हु आर स्टिल नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, और इंडिया में उसकी तादाद कितनी है? 38% ऑफ आवर पॉपुलेशन के पास अभी भी इंटरनेट की स्मूथ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या फिर है ही नहीं है ऑल टुगेदर, ठीक है। अब इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ पे हमें नहीं जाना। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है रिचार्ज कराने के, राइट। प्लस इट इज़, इफ़ वी टॉक अबाउट, ये मेल्स एंड फीमेल्स में भी डिफरेंट है। मेल्स हैव मोर एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट एज कम्पेयर टू फीमेल्स, तो वहाँ पे अगेन डिवाइड क्रिएट हो सकता है। हम तो एक तरफ से ये कह रहे हैं ना कि AI को हमें यूज़ करना है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वेयर वी आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर एंड स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, ऑल द जेंडर्स आर टेकन केयर ऑफ। बट हम कह रहे हैं डिजिटल डिवाइड है, एंड डिजिटल डिवाइड मेल एंड फीमेल में भी है। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि ये रिजॉल्व करेगा, लेकिन इसके साथ रिस्क भी आएंगे। हो सकता है मेल्स हु हैव मोर एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट, वो लोग फिर से इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके आगे बढ़ जाए एंड फीमेल्स फिर से पीछे रह जाए। सो दिस इज़ द रिस्क एसोसिएटेड टू इट। बात समझ आ रही है? चलिए, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सोच के देखो, हम हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि AI बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो खा जाएगा, ठीक है, विच इज़ ट्रू। बट एट द सेम टाइम कौन से लेवल? जो एंट्री लेवल जॉब्स है, मैंने बहुत बार क्लास में एग्जाम्पल दिया है कि पहले
पीपीटी बनाने के लिए लेट्स से आई नीड a team of people, one who can maybe make PPTs for me, another one who could make maybe short notes for me, but I don't need those two people, right? Why? Because all of this can be now done by AI. ठीक है, जो repetitive work है. But at the same time, if we integrate AI into the economy, it can lead to creation of new job opportunities. कैसे? AI trainers भी तो चाहिए. AI आ रहा है तो उसको जनता को सिखाने के लिए हमें ट्रेनर्स चाहिए, हमें डेवलपर्स चाहिए. AI कोई भी डिसीजन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास चर्न करके कैसे पास करता है? बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय सम डेटा, सम इंफॉर्मेशन. तो वो डेटा कौन कलेक्ट करके देगा, कौन रिफाइन करके देगा? डेटा साइंटिस्ट. सो AI को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? येस, डेफिनेटली देयर वुड बी mass layoff, especially at the entry level jobs, but at the same time it will create opportunities on the other hand. ठीक है, तो उसको हम, ये जो प्रॉब्लम आएगी उस टाइम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट स्किलिंग आर अप, नॉट स्किलिंग, आई वुड से अपस्किलिंग आर यूथ, सो दैट कल को वो कहीं पे जॉब में अप्लाई करें, दे कैन प्रोवाइड दैट in their biodata, sorry, the resume or the CV curriculum vitae, that yes, we are also equipped with so and so skill set. So what is needed to address this risk which will arise by integrating AI into employment sector is we need to upskill them. ठीक है, that is how we'll address the gap. Then if I talk about the impact of AI on different sectors of India, so the first one being the agriculture, definitely we can use it to the best of, to 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 carve out the best of this particular sector. कैसे? हम पेस्ट डिटेक्शन के लिए AI को यूज़ कर सकते हैं, एंड मैंने यहाँ पे एप्स का नाम भी मेंशन किया है सो दैट यू कैन ऐड इट टू योर नोट्स. आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. वंस यू आर डन विद दिस इकोनॉमी वीकली सेक्शन AI एंड विकसित भारत, आपका ये टॉपिक फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? क्रॉप यील्ड, इस बार कितनी उपज होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, दैट कैन ऑल्सो बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ AI. तो AI एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा, हमने 2 एग्जाम्पल दे लिए. AI मैन्युफैक्चरिंग में कैसे करेगा, हमने पहले भी देखा था. मशीन ब्रेकडाउन को पहले ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन मिटिगेट दैट रिस्क. ठीक है, हम रोबोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस, राइट? हम सर्विस सेक्टर में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर, मतलब और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं यही एग्जाम्पल्स हैं. अगर आपने कहीं पे कोई किताब पढ़ते हुए, कोई न्यूज़ पढ़ते हुए कोई और एग्जाम्पल कि कैसे AI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है, डालो ना एग्जाम्पल. मैं तो ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी न्यूज़ कवरेज. तो ये फिर याद रखो अगर कुछ खुद से मेहनत नहीं करनी है. हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे कर सकता है AI हेल्प, फार फ्लंग फार फेच्ड एरिया. तो बातें हमें सारी पता हैं. ये बातें क्या तुम्हें नहीं पता थी? पता थी. इट इज़ जस्ट दैट तुम लोगों को कन्वर्ज करना नहीं आता अपना कंटेंट, कि क्या राइट कंटेंट होगा अगर हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर लिखना है. ठीक है, अच्छा मैं गवर्नेंस की बात करूं तो AI कैसे हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट को? बाय रिड्यूसिंग द लीकेजेस कहाँ पे? सब्सिडी बांटने में, राइट? विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ. रेवेन्यू गवर्नमेंट का कहाँ से आता है? टैक्स कलेक्शन से. तो कितना टैक्स कलेक्ट होगा? AI कैन हेल्प नो कि भाई प्रीवियस ईयर ये ट्रेंड्स रहे हैं. ठीक है, इकोनॉमी में सिचुएशन जब ऐसी होती है तो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होता है या टैक्स कलेक्शन डिक्रीज होता है. ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में AI कैन हेल्प. यस, चलिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से AI हेल्प कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को, इज इंडिया हैज़ द 3rd लार्जेस्ट पूल ऑफ AI टैलेंट, राइट? बट हम पीछे कहाँ रह रहे हैं कि हम अपना GDP का बहुत ही कम प्रतिशत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है एलोकेट करते हैं, डेडिकेट करते हैं. हाउ मच? हार्डली 0.5%.
अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं याद होता है दैट इज़ वेल एंड फाइन. अप्रॉक्स 0.5% ऑफ द GDP. जो एडवांस नेशंस हैं वो अराउंड मोर देन 2% और 2% दे आर डेडिकेटिंग ऑफ देयर GDP. एक तो पहले उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा, चाइना की US की दोनों की GDP हमसे ज़्यादा है, अब उसका 2%. ठीक है, हमारी GDP कम है, प्लस हमारा परसेंटेज जो हम डेडिकेट कर रहे हैं टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो भी बहुत कम है. ठीक है. AI कैन मेक इंडिया मोर कॉम्पिटिटिव इन एक्सपोर्ट्स, हाईटेक डिफेंस. कैसे भाई, अगर हमें एक्सपोर्ट करना होता है जब भी, तो देर आर एंडलेस डॉक्यूमेंटेशन दैट वी हैव टू डू. परमिशंस हैं, फॉर्म्स फिल करने हैं. विद द हेल्प ऑफ AI ऑल ऑफ दैट कैन बी अगेन स्ट्रीमलाइंड. तो उससे हमारा जो टर्न अराउंड कॉस्ट है, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब रिड्यूस हो जाएगा. तो उससे हमारी क्या इंक्रीज होगी? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी. अपने आप जो प्राइजेज है वो कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे एंड द अदर कंट्रीज विल स्टार्ट प्रेफरिंग द गुड्स मेड इन इंडिया. वाई? बिकॉज दे आर as compared to other countries cheaper. Why? Because we have integrated AI into our manufacturing plus the export sector as well, right? चलिए, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस और रिस्क एसोसिएटेड. तो हमें सबसे पहला चैलेंज मेरे सामने क्या खड़ा है कि भाई मुझे पता है कि हम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फिर हमारे पास स्किल गैप भी बहुत ज़्यादा है कि अभी भी जो देश की यूथ है और आवाम है, इट इज़ नॉट ट्रेंड विद AI. क्या मैं आपको पूछूं आज, आपको AI अच्छे से यूज़ करना आता है? तो आप कहोगे नहीं मैम, थोड़ा बेसिक नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, प्रॉपरली तो अभी हमें नहीं आता. So if this is your plight, then it is the plight of your other counterparts also. Then there's digital divide. हमने पढ़ा 38% जनता के पास तो अभी भी इंटरनेट है ही नहीं है. फिर डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है. अभी आप देखो जितने भी ये जो हम चैट जो GPT जो मतलब हम जो ये AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ये आइदर दे आर डेवलप्ड इन US और दे आर डेवलप्ड इन चाइना. तो वो हमारे यूजेज पैटर्न का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और एडवांस टूल्स बना रहे हैं. हमारे पास अभी डेटा ही नहीं है तो टूल तो बनाना दूर की बात है. ठीक है. विद AI प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पर्सनल मैटर्स का आंसर भी AI के थ्रू फेच करते हैं. सो दैट कैन बेसिकली लीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर privacy and there could be job losses. ठीक है, ये challenges हैं. लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर job loss वाले challenge को हमको mitigate करना है, reduce करना है, negate करना है, then we need to quickly reskill our youth by upskilling them with the AI tools, right? Now what are the initiatives which are taken by the government? ये as it is आपको याद करने, अपने नोट्स में डालने. सारे नहीं होते, कोई बात नहीं, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि गवर्नमेंट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर AI लेके आई थी. बेसिकली नीति आयोग का विजन था, तो ये कि नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई है हमने फॉर AI. इंडिया AI मिशन भी है. ये क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है टू बेसिकली इंटीग्रेट AI इनटू आवर इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है. And sorry, what could be the way forward? Way forward is basically we need to heavily invest in our infrastructure ताकि हमारे पास data centers हों. We can store the data which is collected with the help of these tools. We need to have supercomputers which are very good with respect to processing capabilities. We need to invest in infrastructure because we want to reduce the digital divide. We need to have all the villages in India electrified with 24/7 uninterrupted supply of the बिजली to the respective locations. तभी तो आपने बोला भाई हेल्थ में आपने इंटीग्रेट कर दिया था AI को, लेकिन वो टेलीमेडिसिन पहुंचेगी कैसे जब तक मेरे पास वहाँ पे इंटरनेट, पहले तो बिजली नहीं है, फिर इंटरनेट नहीं है. राइट? समझ रहे हो? इसलिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मुझे AI के भी पोटेंशियल को फुली टैप करना है तो पहले मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में होना चाहिए ना, मतलब एकदम सही होना चाहिए.
क्या ये बात तुम्हें नहीं पता थी? क्या ये लॉजिक तुम्हें नहीं कनेक्ट करना था? आता था, लेकिन बस हमने कभी बैठ के किसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वरना इतना मुश्किल नहीं है मेंस के आंसर को टैकल करना। चलो और अभी फॉरवर्ड देखते हैं। डेटा इज पब्लिक गुड, ठीक है। डेटा को पब्लिक गुड बनाइए। अभी क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके ये बॉट्स हैं, जिनके ये जो टूल्स हैं, वो अपने पास रखती हैं। बट अगर ये पब्लिकली अवेलेबल हो विथ रीजनेबल द सिक्योरिटी मेजर्स टेकन, देन इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रेटर गुड। अभी क्या होता है, डेटा कोई लीक हो जाता है तो लोग उसका इलिसिट यूज़, गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये नहीं करना है हमको। अदरवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस और बस इन्हीं सब में ही रह जाओगे, देश यहीं रह जाएगा अगर आप गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ करोगे, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाओगे रादर देन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और क्या करने की ज़रूरत है, हमें स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें जो इकोसिस्टम है वो बहुत सपोर्टिव चाहिए। कैसे चाहिए, क्या होना चाहिए उस इकोसिस्टम में? इनोवेशन हब्स, वी नीड टू स्ट्रिक्टली इंक्रीज आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। MSMEs which contributes 11% to employment generation and around 45% to the export of the country, वहाँ पे AI इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड टू सपोर्ट MSMEs बिकॉज AI इंटीग्रेशन एज ऑफ नाउ एक कैपिटल इंटेंसिव काम है, मतलब बहुत पैसा लगेगा उसमें। एंड MSMEs जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, जबकि कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से अच्छा आ रहा है टूवर्ड्स इकोनॉमी। मान लो अगर हम वहाँ पे AI इंटीग्रेट कर देते तो वहाँ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देन वी नीड टू मेक AI मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर एथिकल, कि जो भी हम डेटा इसमें फीड करते हैं इट इज़ नॉट यूज्ड with a malified intention by the company who owns that tool. So this is what is the way forward. ठीक है, तो मेरी ब्रॉडर थीम क्या कवर हो गई कि AI का क्या रोल हो सकता है इंडियन इकोनॉमी में। अब इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सेक्टोरल ग्रोथ पे क्वेश्चन आ जाए, आप वेल इक्विप्ड हो इंफॉर्मेशन से, नहीं यूज़ कर पाते हो इसको तो ये तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि तुम क्लास के बाद नोट्स नहीं बना रहे हो, सुन के बस तसल्ली कर ली कि हाँ हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एंड दैट इज़ वेयर द डिफ्रेंसिएशन कम्स, दोज हु आर एबल टू क्लियर द पेन्स एंड दोज हु आर नॉट इवन एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑल्सो। नाउ यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ विच कैटेगरी डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ। एम आई बीइंग लाउड एंड क्लियर? लाउड तो नहीं हूँ मैं आज, लेकिन आई होप आई एम able to pass on the message clearly to you, right? चलिए, इसी से रिलेटेड, इस थीम से रिलेटेड एक और न्यूज़, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है ये रिपोर्ट? WTO। अच्छा, सिलेबस मैपिंग की अगर बात करोगे तो इसको आप करंट अफेयर्स का पार्ट भी मान सकते हो। जैसे करंट अफेयर्स में हम रिपोर्ट्स एंड इंडिसीज को रखते हैं, और अगर नहीं भाई किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से मैम इसको रिलेट करो तो ऑब्वियसली सिलेबस में आप इसको एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेट करोगे, मैप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर में ही तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो WTO एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, फ्रेम करती है। इसकी खुद की अपनी एक अलग स्टोरी है कि हाँ अब ये रिडंडेंट होती जा रही है, उसमें अभी हमें नहीं जाना। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज़ करी, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी मुझे ये याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार अब थीम पे भी क्वेश्चन, भाई 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के बारे में, उसमें से एक जो स्टेटमेंट है वो थीम के ऊपर कि इस साल में जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट आई थी उसकी थीम ये है। तो आपको पता होनी चाहिए कि इट इज़ अगेन रिलेटेड टू AI ओनली, मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। कैसे हम AI को यूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रेटर गुड।
आर वी क्लियर? अब इस रिपोर्ट के की टेक अवेज देख लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट का क्या मानना है कि अगर हम एआई को यूज़ करते हैं, इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा. इट कैन बूस्ट ग्लोबल ट्रेड बाय 34 to 37%. ठीक है, बाय 2040 इटसेल्फ. 30% इज़ अ ग्रेट नंबर. 1/3 ट्रेड मेरा इंक्रीज हो गया. मान लो मैं 100 करोड़ का व्यापार कर रही हूँ या ट्रेड कर रही हूँ, नेक्स्ट से 13 ईयर्स आई कैन रीच टू 134 करोड़, विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर. एंड ग्लोबल GDP बाय 12 to 13%. ठीक है, कहाँ से गेन्स आएंगे? सोच के देखो ना, क्योंकि हम अपने प्रोसेसेस को इतना एफिशिएंट बना देंगे तो उससे लॉजिस्टिक मतलब सप्लाई चेन इफेक्टिव हो जाएगी, कस्टम क्लियरेंसेस बेटर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी, एंड परचेजिंग पावर भी. पहले मान लीजिए 50 रुपये की एक कॉपी आती थी, ठीक है, अब वो हो गई 40 की. तो अब मैं ज़्यादा कॉपीज़ कंज्यूम कर पाऊँगी, बुक्स कंज्यूम कर पाऊँगी, कुछ भी जो भी आइटम आप यूज़ करते हो उसको एग्जाम्पल में ले लो. यहाँ पे AI कैन हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इफ़ डिजिटल बैरियर्स आर लोअर्ड. तो यही तो बात हमारे नीति आयोग ने भी तो करी थी कि ये मिराक्युलस हो सकता है अगर ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम रिड्यूस कर दे या एलिमिनेट कर दे ऑल टुगेदर. और यही बात वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट ने बोली है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही ये जो डिजिटल गैप है, ये जो डिजिटल डिवाइड है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. ठीक है, तो जैसे ही वो डिवाइड कम होगा और उधर से AI का इंटीग्रेशन होगा तो इट कैन हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है, तो मान लीजिए अगेन आप इस क्वेश्चन पे चलते चलो. क्वेश्चन क्या था? Artificial intelligence can be a key driver of India's ambition to being a developed economy by 47, but benefits will not be automatic. क्या मुझे आप ये बताओ, इस आंसर में आप नीति आयोग को तो जो कोट करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आपने WTO रिपोर्ट ये जो आई है उसमें से कोई एक स्टेटमेंट कोट कर दिया तो क्या आपको एक एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा? आपको कोई रोक ही नहीं सकता. इसलिए मैंने इन दोनों न्यूज़ को एक साथ, बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था जब मैं न्यूज़ ऑफ द डे डिस्कस कर रही थी कि आज हमारा फोकस ब्रॉडर थीम पे है. थीम से रिलेटेड 2 डेवलपमेंट्स थे, एक नीति आयोग की रिपोर्ट और ये WTO की रिपोर्ट. अब हमारे आंसर को कोई भी अच्छा लिखने से रोक नहीं सकता. सही बात है ना? कॉन्फिडेंस खुद को आ रहा है या सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ? तो बट अल्टीमेट एजेंडा इज, तुम लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता. यस, मेक श्योर यू आर मेंशनिंग हाउ डू यू फील अबाउट दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन. राइट, चलो. तो हम कहाँ थे? हम WTO की रिपोर्ट्स पे थे, उसकी की टेक अवेज पे थे. बस इतना ही पता होना चाहिए. अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. आई एम सॉरी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो रिलीज़ कौन करता है? वीपो. ठीक है, वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ये UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो बेसिकली क्या देखती है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड प्रोटेक्शन है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्ट से क्रिएट करी गई प्रॉपर्टी विच इज़ इंटैंजिबल्स. जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया. आपने देखा होगा कि नाइकी का जो लोगो है वो उसकी पहचान है. यू सी दैट लोगो एंड आप बता देते हो इमीडिएटली कि ये नाइकी के प्रोडक्ट्स हैं. नाउ वीपो क्या करता है कि भाई ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं दैट दिस लोगो शुड नॉट बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस. इट कैन नॉट बी, जैसे गाना है, मैंने कोई गाना लिखा, पोएम लिखी, इट शुड नॉट बी कॉपीड बाय सम अदर पर्सन एंड पब्लिश्ड इन हिज और हर ओन नेम. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग की मेहनत है ना ये, आपने कॉपी करी और क्रेडिट ले गए. तो वीपो इससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. ठीक है, चलो
अब जो इनोवेशन की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग्स देखते हैं। इनोवेशन में सबसे ऊपर कंट्री कौन सी है? इट इज़ स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन एंड देन यूएसए। चाइना पहली बार टॉप 10 में आई है, अभी तक नहीं थी। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया अभी 38 पे है। इंडिया का थोड़ा सा ट्रेंड भी देख लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे कि क्या ये इम्प्रूव हुआ है विद टाइम, या हम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अभी भी पीछे जाते जा रहे हैं। नहीं, अगर आप देखोगे लास्ट 5 साल में भी तो 46 से हम 40th पोजीशन पे आए, देन वी मेंटेन्ड, फिर हम 39th पोजीशन पे आए एंड नाउ फाइनली ऑन 38th पोजीशन। ग्लोबल रैंकिंग्स की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स इंडिया भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहा है अपने इनोवेशन को लेके, लेकिन कहाँ पे क्यों रुक रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने एआई वाले टॉपिक में पढ़ा था, जब एआई इंटीग्रेशन वाला पढ़ रहे थे, कि व्हाट इज़ बेसिकली स्टॉपिंग और बेसिकली क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री, कि हम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं। किस पे नहीं स्पेंड कर रहे हैं? खाने पीने पे नहीं, उसी पे तो कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे हैं। जैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो ये 38 वाला जो नंबर है ना, रिवर्स नहीं हो जाएगा। रिवर्स तो इसका 83 होता है ना, ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। वी विल क्लाइंब अप द लैडर। हो सकता है अगले 5 साल में अगर रैंप अप कर दें हम स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमारे लिए भी न्यूज़ आ रही होगी भाई इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अंडर 10 लाइक दैट ऑफ चाइना, जो हमने पढ़ा। ठीक है, चलो। तो इंडिया की रैंकिंग हमने देखी, 38th रैंक पे आया है, बट वी आर बेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज। एंड सेंट्रल एंड सर्दर्न एशिया की बात करें तो उस पर हम टॉप नंबर पे हैं। तो देखो ना, पोटेंशियल तो है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब तुम्हें फिर न्यूज़ कनेक्ट करनी आएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3rd लार्जेस्ट पूल है। किसका? एआई टैलेंट। बस उसको ठीक से यूटिलाइज ही तो करना है। पोटेंशियल तो बहुत है इंडिया के पास, जनता भी है, इंजीनियर्स, अच्छा उसमें से बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं। ठीक है, अच्छा इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है? सो एज पर वीपो इंडिया की स्ट्रेंथ लाई करती है उसके सर्विस एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, इनपुट्स वर्सेस आउटपुट्स। सो बेसिकली आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन R&D स्किल्स एंड रिसर्च इंफ्रा, राइट? चलो, ये वाई GII मैटर्स, बिकॉज इट शोज वेयर डू वी स्टैंड। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं। मान लो आपको आज पता चल जाए कि टेस्ट दे के कि यू आर वेरी गुड विद इकोनॉमी और मे बी यू आर वेरी गुड विद हिस्ट्री, तो आप क्या करोगे? अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलोगे कि इकोनॉमी वीक है, ओके वो जितना मैम कराइए हम उतना कर लेते हैं, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है, लेट्स से हिस्ट्री और इट कुड बी जोग्राफी फॉर सम, लेट्स यूटिलाइज दैट, क्योंकि उसमें जो मैं आंसर्स लिखती हूँ वो कोई और नहीं लिख सकता। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं टेस्ट दूंगी, जब उसकी कोई रिपोर्ट आएगी। सिमिलरली इंडिया को उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? जब कोई रिपोर्ट आएगी। ठीक है, सो इट हेल्प्स डिफरेंट कंट्रीज, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हम इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम इंडिया से ही रिलेटेड मतलब वी आर कंसर्न मोर अबाउट व्हाट इज इंडिया अप टू. So it shows where India is doing well. So we are doing very good with respect to services, and where are we lacking with respect to research and development spending, with respect to the research labs which are there in the universities of our country, plus the protection of intellectual property. It is good. I'm not saying कि बिल्कुल, see there is this, हर चीज़ there is not 0 and 1 नहीं होती है. We have marked the progress with respect to securing the intellectual property rights, but still there are gaps existing, right? चलिए, moving on to the next news for the day, which is blue ports. blue ports क्या होते हैं? ये टर्म कहाँ से आया? तो बेसिकली India and FAO, which is Food and Agricultural Organization, Agriculture Organization, उन्होंने रिसेंटली एक आपस में अग्रीमेंट किया है कि हम इंडिया में वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स बनाएंगे.
तो ब्लू पोर्ट्स समझने से पहले हमें एक टर्म समझना चाहिए, समझ होगा तो अच्छा होगा हमारे लिए, विच इज़ ब्लू इकोनॉमी. तो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली, कि हम इकोनॉमी ग्रोथ को बैलेंस कर रहे हैं विद व्हाट, विद ओशियन सस्टेनेबिलिटी. भाई एक तरीका तो ये होता है कि हमें ग्रो करना है नो मैटर व्हाट इट टेक्स, इवन इफ इट मीन्स वी आर डिप्लीटिंग आर नेचुरल रिसोर्सेज, विच वन ऑफ विच इज़ द ओशंस एंड द सीज, द फिश रिसोर्सेज. हमें सिर्फ ग्रोथ से मतलब है. हमें पता है इंडिया से मरीन प्रोडक्ट्स जो है उसका बहुत एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इवन इफ इट मीन्स डूइंग अनहाइजीनिक फिशिंग और मे बी डिस्ट्रॉइंग द ओशन इकोसिस्टम, डजेंट मैटर. बट ब्लू इकोनॉमी क्या कहता है कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर वी आर बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर ब्लू लाइन विच इज़ द ओशंस. बेसिकली हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना. ये टर्म बेसिकली पता है कब ये एनवायरनमेंट वालों, जिनकी एनवायरनमेंट स्ट्रांग है उन्हें याद आएगा. ये जो टर्म है ना, इट गेन्ड पॉपुलैरिटी आफ्टर द Rio+20 समिट. जो अर्थ समिट था वो 1992 में हुआ था, फिर Rio+20 समिट हुआ, ठीक है ना. उसके बाद ये जो टर्म है ब्लू इकोनॉमी, इट गेन्ड प्रोमिनेंस. वाई? बिकॉज इट एम्फसाइज मोर ऑन tapping the potential of our water resources, which is ocean and seas, in the growth of the economy. Are we clear? तो अब ये ब्लू पोर्ट्स क्या होते हैं? तो मतलब ऐसे पोर्ट्स जो सस्टेनेबल तरीकों को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हो. तो ये टर्म पता होनी चाहिए और इंडिया में कहाँ कौन किस इनिशिएटिव के अंडर ये डेवलप हो रहे हैं. तो ब्लू पोर्ट्स अच्छा समझ आ रही है, सस्टेनेबिलिटी, ब्लू, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को अभी हमने समझ लिया. तो अब मुझे नहीं भी पता ना ब्लू पोर्ट्स, और मेरे सामने प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, मैं उसको टिक कर ही लूँगी. क्यों? बिकॉज आई नो दिस टर्म ब्लू इकोनॉमी. तो मतलब अब पोर्ट्स जहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ होती हों, मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स, अच्छा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो पोस्ट हार्वेस्ट जिसको बोलते हैं, जो कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, क्योंकि फ़िश क्या है, पेरिशेबल कमोडिटी है. वी नीड टू हैव कोल्ड स्टोरेज टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है. प्लस अनहाइजीनिक फिशिंग, ठीक है ना, प्रॉपर. क्यों? मेरे पास टूल्स एंड वेसल्स नहीं है, ठीक है. ये ऐसी प्रैक्टिसेस जो इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे इज़ व्हाट इज़ द ब्लू पोर्ट्स. तो ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है ना, जो इंडिया एंड FAO के बीच में, इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव के साथ ये इनिशिएटिव साइन किया कि भाई वी वांट टू मेक इंडियन फिशिंग पोर्ट्स द वर्ल्ड क्लास वन विच फॉलोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, so that we can effectively harness the potential of our blue economy. किसने लॉन्च किया है? इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इन पार्टनरशिप विद FAO. ये याद रखना है. FAO का रोल क्या होगा? बेसिकली टेक्निकल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे. पैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? नहीं. सो फार हमने नहीं लिखा है, देखा है कि दे आर प्रोवाइडिंग द फंड्स ऑल्सो. दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्प इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में इक्विप करने में कि ओके दीज आर द प्रैक्टिसेस विच आर बीइंग अडॉप्टेड और फॉलोड अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट इज ऑन दीज लाइन्स द पोर्ट्स शुड बी डेवलप इन इंडिया. फोकस क्या होगा? डेफिनेटली वुड बी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ AI ऑल्सो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑल्सो. डिजिटाइज करने पे भी इक्वलेंट फोकस है, सो दैट जो ऑपरेशंस हैं दे कैन बी मेड एफिशिएंट, दे कैन बी मेड स्मूथ, एंड दे कैन बी मेड नियर टू फ्लॉलेस. ब्लू पोर्ट्स, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है. चलिए अब मुझे ये बताओ आगे जाने से पहले, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, वाई डू यू थिंक इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ दिस? क्या क्या ऑल ऑफ दिस मैम? थोड़ा क्लियरली बताओ. ये जो ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव है, वाई? इसको कैसे बैकवर्ड जाके कनेक्ट करोगे? पिछले हफ्ते मत्स्य संपदा योजना पढ़ी थी, क्या पढ़ा था उसमें? कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. फिश, ये मरीन प्रोडक्ट्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द आइटम्स
जो इंडिया की एक्सपोर्ट लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से फिशेस, श्रिम्स, ये सब। क्योंकि हमें विकसित भारत बनना है, तो अभी तो हमने देखा कि हमें हर सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सेक्टर से थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन आएगा, तभी तो हम जाके 2047 में ऐसा शॉट मारेंगे कि स्टेडियम से बॉल जो है बाहर जानी चाहिए। तो उसके लिए हर मेंबर को क्रिकेट टीम में अपने बेस्ट पे परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है। तो विकसित भारत अगर बनना है तो हर सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी पे भी साथ ही साथ फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज रेकलेस ग्रोथ करके पता चले हर चीज़ डिप्लीट हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल है वो बढ़ गया है, वो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। ग्रोथ ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो। तो पोर्ट्स अगर ग्रो मतलब हमें अपना पोटेंशियल टैप करना है कोस्ट लाइन का, तो सस्टेनेबल तरीके से करना पड़ेगा, विच कैन बी सस्टेन्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा थोड़ी 2047 हो गया, डेवलप अपना रजिस्टर किया एंड उसके बाद जो मर्जी करो, नो, नॉट पॉसिबल, राइट? दैट्स वाई नाउ आर यू एबल टू स्टैब्लिश सम लिंक इन द न्यूज़, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इकोनॉमी वीकली आप लोगों को मेरे साथ अटेंड करते हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो 2026 और 27 में पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इंटरलिंकेजेस स्टैब्लिश नहीं हुए। देन अगेन साइलोज में पढ़ते रहोगे, कितनी न्यूज़ याद रखोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी की न्यूज़ थोड़ी याद करके जानी है। अभी तुम्हारे पास पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट भी तो है, राइट? चलो, मूविंग टू द अनदर न्यूज़, इन्वॉल्यूशन इन चाइनीज ईवी सेक्टर। व्हाट इज दिस टर्म इन्वॉल्यूशन? ये क्या हो रहा है? हमने तो इवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है? तो इवोल्यूशन टर्म एंथ्रोपोलॉजी का टर्म है, सो इज दिस टर्म इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन टर्म पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूज़ को समझेंगे, क्योंकि ये जो लिखा है मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा। सो बेसिकली इन्वॉल्यूशन इज कि जब कंपटीशन है अमंग्स द फर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट, वो इतना इंक्रीज हो जाता है दैट विद टाइम जो प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं कंपनीज के, एंड सो इज देयर रियल प्रोग्रेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस हैं, तो पहले तो कुछ 91 से पहले तो 1-2 एयरलाइंस होती थी इंडिया में, फिर उसके बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी अलाउ किया गया, तो उससे नंबर ऑफ एयरलाइंस जो कैरियर्स हैं वो इंक्रीज हो गए। देयर इज स्पाइस जेट, देयर इज अकासा, देयर इज इंडिगो, देयर इज एयर इंडिया, देन विस्तारा भी था, फिर वो तो अब मर्ज हो गया। तो अब कस्टमर्स तो एक लिमिटेड ही हैं। आप कहोगे नहीं मैम बहुत सारे, नहीं हैं तो अल्टीमेटली लिमिटेड ना, ऐसे थोड़ी है कहीं से भी रोज नए नए आए जा रहे, नहीं, इज लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स। अब उनको इन 4-5 कैरियर्स में से ही चूज़ करना है, ठीक है? तो अब मान लीजिए इनमें से कोई एक फ्लाइट कैरियर है, वो टिकट्स मतलब वो खाना भी प्रोवाइड करता है, फिर दूसरा कैरियर आया, वो बोल रहा है मैं सस्ते में टिकट दूंगा प्लस खाना भी प्रोवाइड करूंगा। तीसरा कैरियर आया, वो बोला कि मैं चीप टिकट्स, मील्स इन द फ्लाइट, अलॉन्ग विद दैट एक्स्ट्रा लगेज अलाउंस भी जो है अलाउ करूँगा। इससे क्या होगा? कंपटीशन स्टिफ होता जा रहा है। कंपनी उसको, अच्छा उसको थर्ड वाली जो कंपनी थी जो 3 बेनिफिट्स अलाउ कर रही थी, उसको देखा था कि बाकी कंपनीज को भी अपने जो ऑफरिंग्स है वो चेंज करने पड़ेंगे। उससे होगा क्या? जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो स्क्वीज हो रहे हैं ना, बिकॉज देयर इज सो मच स्टिफ कॉम्पिटिशन, सो मच नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दैट प्रॉफिट्स। चौथी कंपनी को अगर कस्टमर अट्रैक्ट करना है, उसको एक ऑफरिंग और ऐड करके देनी पड़ेगी कि देयर विल बी एक्स्ट्रा लगेज allowance, there will be free meals, and there will be cheap tickets, and I'll provide you very comfortable seats also. So ultimately उसके profits जो है वो reduce होंगे. So involution is such a situation where everyone is working very hard. All the companies are trying to provide the best, but because of the stiff competitions उनके जो gains हैं वो reduce होते जा रहे हैं, and it is contributing ultimately nothing to the growth of the country. So involution, I will repeat, is a situation where because of stiff competition, ठीक है ना, everyone is working
ठीक है ना, टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी, बट इतना कंपटीशन बढ़ गया है दैट प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं, रियल गेन्स जो हैं, वो श्रिंक करते जा रहे हैं विद द टाइम, बिकॉज एवरी कंपनी वुड वांट टू ऑफर द बेस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर. ये एग्जैक्टली हो रहा है चाइना के ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में. कैसे? एक तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत सब्सिडीज़ दी इन ऑर्डर टू प्रमोट दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बहुत सारी कंपनीज आ गई. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आ गई तो कंपटीशन जो है वो स्टिफ हो गया. ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बिकॉज गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी, देयर वर मेनी कंपनीज जो वहाँ पे ब्लूम कर गई, राइट. अब कस्टमर्स तो लिमिटेड है. एक डेटा भी आया था इससे रिलेटेड विच इज़ जो इन्वेंट्री लेवल, अच्छा कंजम्पशन अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखूँ चाइना में, तो इट वाज समवेयर अराउंड 6.8 मिलियन ये सेल्स, मतलब ठीक है ना. लेकिन उनके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है? 10 मिलियन की. कहाँ किसकी बात हो रही है? चाइना की बात हो रही है. अब ये जो एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन इन्वेंट्री है, ये चाइना क्या करेगा? सोच के देखो. इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट इंटरलिंकेज, नो, कि आज बुआ लेट आई है तो मम्मी को तो गुस्सा आएगा ही आएगा. वहाँ जब कनेक्ट कर पाते हो तो यहाँ भी कनेक्ट करो ना. अब चाइना ज़्यादा बना के बैठ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हाट विल हैपन? It will start selling at a lower price to the different countries of the world. और ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या करेंगी? इनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होगा. ये कह रहा है मैं एक्स्ट्रा बना के बैठ गया हूँ तो चलो कोई बात नहीं थोड़े डिस्काउंट में ही दे देता हूँ. ठीक है ना. कंपनीज लाइक BYD, कंपनीज लाइक नियो, अगर आप BYD तो सुना होगा, इसकी तो गाड़ी अब इंडिया में भी आ गई हैं. Tesla, stiff competition they are facing because of excessive production. Now they are selling at deep discounts to the other markets. तो वो ये कंट्रीज़ कह रही हैं कि तुमने अपने यहाँ पे तो यहाँ नुकसान किया ही किया, अब ये चीप एक्सपोर्ट्स करके तुम हमारे यहाँ का भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, जो सेक्टर है, वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हो. ठीक है. सो इनवॉल्यूशन टर्म क्लियर होना चाहिए. एंड दिस वॉज रिसेंटली विटनेस्ड वेयर इन चाइनाज EV सेक्टर. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ठीक है, इसको कहाँ पे रिलेट करोगे? सिलेबस मैपिंग में इंडस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज दिस इज़ वन सच स्कीम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. तो हमें PLI स्कीम पढ़नी है? नहीं, आज हमारा एजेंडा PLI स्कीम को पढ़ने का नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मेन से रिलेटेड मेजर थीम कवर कर चुके हैं. PLI स्कीम रिसेंटली गवर्नमेंट ने वाइट गुड्स के ऊपर फिर से इंट्रोड्यूस करी है. पहले भी अवेलेबल थी बट इट वॉज स्टॉप्ड, देन नाउ इट इज़ री इंट्रोड्यूस्ड. तो आज हम गुड्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे. तो वाइट गुड्स जो है क्या होते हैं? ये जो लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं, आपने AC देखा होगा, आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा. देयर समथिंग कॉल्ड एज ब्राउन गुड्स लाइक मिक्सर्स, माइक्रोवेव. देन देर आर ग्रे गुड्स, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा PS5 हो गया, लड़कों को ज़्यादा पता समझ आती है. एंड देन देर आर ग्रीन गुड्स, इको फ्रेंडली ऑप्शंस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक सोलर पैनल्स, जो छत पे इंस्टॉल होते हैं, जिससे पूरे दिन घर में गर्म पानी बिना बिजली यूज़ किए प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. सोलर लैम्प्स होते हैं कि पूरे दिन सन एनर्जी को अब्जॉर्ब करके द एनर्जी स्टोर्ड, एंड जैसे ही शाम होती है that energy which is stored is being used to lit that lamp. These are green goods. ठीक है. So white goods क्या होते हैं हमने देखा. गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगेन विद द हेल्प ऑफ PLI स्कीम. PLI स्कीम में इंसेंटिव इंक्रीमेंटल सेल्स पे मिलता है, ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट. So this incentive is available on the components of AC and LED. गवर्नमेंट कह रही है आप वाइट गुड्स बनाओ, नॉट द फिनिश प्रोडक्ट्स, उसके कॉम्पोनेंट्स बनाओ. वाई द गवर्नमेंट इज, अच्छा ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई चेन को डीपन करना चाहती है इंडिया में। फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओगे एसी एलईडी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कंपोनेंट्स बनाओगे, जैसे कंप्रेसर हो गया, ठीक है, जैसे सर्किट्स हो गए जो यूज होते हैं टीवी में, ठीक है, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट द इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है. वाई द गवर्नमेंट इज डूइंग इट? The reason behind the reintroduction of PLI for the white goods is basically government wants more companies to enter into the market and to provide easy credit to the already existing players. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नए प्लेयर्स आएंगे तो वहाँ पे भी हो सकता है इन्वॉल्यूशन. वहाँ पे भी तो ऐसी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी दी, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाले, एंड नाउ सबके पास लिमिटेड कस्टमर्स हैं. कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहा क्योंकि सबको आपस में एक दूसरे के साथ स्टिफ कॉम्पिटिशन शेयर करना पड़ रहा है. राइट. एंड देन अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारा भी अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया, देन वील end up dumping the products into the other countries. Another news which is related to production linked incentive scheme is इंडिया के जो स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट है दैट हैज़ क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन इन लास्ट 5 months. अभी 2025 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल में, राइट. तो वो अभी 5 महीने ही तो बीते हैं. कैलेंडर ईयर में 9वां महीना चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में तो 5th मंथ ही है. So with the help of PLI, which was provided for the production of smartphone, we are able to cross the 1 trillion export कि हमने इतने के फ़ोन बना के एक्सपोर्ट कर दिए हैं. Why? The credit goes to PLI scheme. तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है कि बिफोर PLI हम क्या कर रहे थे. वी वर मोस्टली इम्पोर्ट डिपेंडेंट, वैल्यू एडिशन इंडिया में इतना नहीं हो पा रहा था, हार्डली 2 प्लांट्स थे. अब इंडिया में स्मार्टफोन्स बनाने, एप्पल का प्लांट है, सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में, राइट. और एक्सपोर्ट्स आप देखो तो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है. तो हमने PLI से रिलेटेड 2 न्यूज़ थी उसको एक साथ किया, AI से रिलेटेड 2 न्यूज़ थी उसको एक साथ क्लब किया, एंड वी आर डन. यस, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स. कोई भी दिक्कत हो, डू नॉट हेजिटेट टू रीच मी आउट ऑन इकोनॉमिक्स विद नानकी, विच इज़ माई टेलीग्राम चैनल. क्लास का PDF कहाँ मिलेगा? मतलब वर्कशीट तो इस बार नहीं है, लेकिन PDF जो कहाँ मिलेगा, एनोटेटेड PDF, अगेन ऑन माई टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद नानकी. टेलीग्राम चैनल है ये, राइट. इंस्टाग्राम चैनल नानकी इकोनॉमिक्स. Is it clear? So that is all for the day, students. I will try to meet you ahead of schedule if my health allows this weekend. God bless you and keep studying.